पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रदेश के मंडी जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि आयोजन बीजेपी सरकार के हिमाचल प्रदेश में 4 साल पूरे होने पर किया गया। पीएम मोदी ने मंडी में 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से हिमाचल की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहां पैदा हुई बिजली से हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए की आय होगी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने और अपना भविष्य बनाने का समय मिलेगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, इसके बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो अपना स्वार्थ देखता है। आगे बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की। इन लोगों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया, जिस कारण से अटल टनल के कार्य में विलंब हुआ। अपने हिमाचल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की। इस बैठक से लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव से पहले कल कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है और वो वहां पर करीब 4.5 घंटे रहेंगे। दिल्ली में आज पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब भाजपा के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। बैठक में सभी नेताओं ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। शाह कैप्टन के बीच बैठक के बाद पंजाब बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हमने 2 पार्टियों से गठबंधन किया है। आज बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच संयुक्त बैठक हुई है। शेखावत ने बदलकर चुनाव लड़ेंगे। किसान नेताओं के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि पंजाब के किसान नेताओं का निजी फैसला है। इससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं और वो पंजाब में चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की दौड़ दिल्ली से लखनऊ तो लखनऊ से दिल्ली के लिए जारी है। इसी बीच दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं ने यूपी चुनाव को लेकर ताजा हालात पर चर्चा की। हरियाणा के अंबाला दिल्ली हाईवे पर आज बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। एसआई रमेश ने बताया कि एक वॉल्वो बस चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी। हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 लोग घायल हैं। मृतकों में यूपी और छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हैं। यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां आरपीएफ के जवान ने अपनी सूझबूझ से एक यात्री की जान बचाई। दरअसल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान की नजर यात्री पर पड़ी और उसने दौड़कर यात्री की जान बचाई, जिसका वीडियो रेलवे पुलिस ने शेयर किया है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने के साथ जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहां चामोली जिले के बद्रीनाथ में आज सुबह बर्फबारी हुई, जिससे मंदिर और आसपास के रिजॉर्ट में बर्फ की चादर बिछ गई। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सरकार की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस हो गया है। कैबिनेट में पंचायत चुनाव निरस्त के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 30 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगी। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थितियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बारदाने की समस्या पर वित्त मंत्री से चर्चा करेंगे। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने कालीचरण महाराज से माफी मांगने की मांग की है। अमरजीत भगत ने कहा कि ऐसे विवादित बयान साधु को शोभा नहीं देते। मैं ऐसे बयान का विरोध करता हूं।
रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी पर टिप्पणी के मामले में बाबा कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में केस दर्ज कराया। बता दें कि बाबा कालीचरण ने गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में बाबा कालीचरण की मुसीबत बढ़ गई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बाबा कालीचरण के खिलाफ कल देर रात टिकरापारा थाने में केस दर्ज कराया। मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल आज सतना जिले के दौरे पर है। सतना जाने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की। निकाय चुनाव पर बीजेपी की हार पर सीएम ने कहा कि बीजेपी अपना गांव, अपना वार्ड नहीं बचा पा रही है। वहीं कालीचरण मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, उचित कार्रवाई होगी। मुरैना में ध्वजारोहण, लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करोड़ों रुपए की सौगात क्षेत्रवासियों को दी। बता दें कि करीब 12 लाख रुपए की लागत से 25 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण कृषि मंत्री तोमर ने किया। देवास में रविवार को नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सोनी की संकल्प यात्रा के आगमन के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की अगुवानी में देवास रियासत के महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार उपस्थित हुए। बीजेपी के कार्यालय तक दर्जनों की संख्या में स्वागत मंच सजे हुए थे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। भोपाल के कस्तूरबा नगर में एक परिवार न्याय की मांग को लेकर पानी की 80 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा हुआ है। लाख मनाने के बावजूद वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने उन्हें गर्म कपड़े देने की बात कही, लेकिन लेने से उन्होंने मना कर दिया। अब ऑफिसर्स भी टंकी परिसर में ही तंबू गाड़कर बैठ गए हैं। परिवार का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेंगे। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस जवानों ने मौके से अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त के नेतृत्व में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। बीजापुर से लगे तेलंगाना के मुलुगु जिले में सीआरपीएफ की 39वीं बटालियन में गोलीबारी हुई है, जहां हेड कांस्टेबल ने अपने साथी पर गोली चला दी। गोली लगने से हेड कांस्टेबल निबंध उमेश चंद्र की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल स्टीफन ने खुद को भी गोली मारी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगरौली के मोरवा जयंत मुख्य मार्ग में 12 घंटे में 2 हादसे हुए हैं। दोनों सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद घटनास्थल पर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने आए दिन कोल परिवहन के चलते हादसे होने का आरोप लगाया। सरगुजा के डांगबुड़ा गांव में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर भंवरकुआ क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला कुछ दिन पहले ही पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने गई थी, लेकिन विवाद के बाद वापस अपने पति के साथ चली गई। रविवार देर रात महिला अपने बच्चे के साथ सब्जी खरीदने गई थी, तभी उसके प्रेमी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ हत्या के आरोप में पति पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया है। कटनी की कोतवाली थाने पुलिस ने एक युवक को 5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली की सरई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की कोदो की रोटी खाने से तबियत बिगड़ गई है। तबियत बिगड़ने के बाद सभी को इलाज के लिए सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के करजी गांव में 32 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों के दल ने क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में अलर्ट जारी कर हाथियों पर निगरानी रख रही है। भोपाल के गांव में कुएं में तेंदुआ गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया। पूरी घटना रमपुरा बलाचन गांव की है, जहां रेस्क्यू के बाद तेंदुए को अस्पताल ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल छोड़ दिया गया। जबलपुर में राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। एमएलबी स्कूल के मैदान में 4 खो खो मैदान बनाए गए हैं, जिनमें एक साथ 4 मैच खेले जा रहे हैं। ये प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने नए साल के पहले छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। आज से 29 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि सरगुजा संभाग में ओले गिर सकते हैं। मौसम बदलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।
मथुरा में कृषि कानूनों के विरोध और किसान समस्याओं को लेकर हो रहे धरने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने उसे समाप्त करा दिया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही को राकेश टिकैत ने जूस पिलाकर धरना खत्म करवाया। मथुरा में किसानों की समस्याओं को लेकर समता फाउंडेशन पिछले 421 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,696 संक्रमित मिल चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,912 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 252 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 46 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 330 है। रायगढ़ में 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग और रायपुर में 7-7 नए मरीज मिले हैं। जांजगीर में 6, सूरजपुर में 4, बिलासपुर में 3, बलौदाबाजार, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा में 1-1 मरीज मिले हैं। सूरजपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड में बढ़ोतरी की है। साथ ही जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी बनवाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। इंदौर में ओमिक्रॉन एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। जिले में ओमिक्रॉन के 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों के संपर्क में आए 161 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 73 लाख को पार कर गया है, जिसमें 83 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 57 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 13 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,531 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,141 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 75,000 पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 3 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,16,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 3 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 45 लाख को पार कर गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए रविवार से वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में नए सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर पाबंदियां लगाने पर फैसला कर सकते हैं। इंग्लैंड में अभी प्लान बी के तहत प्रतिबंध लागू है। दुनिया के कई देशों में कोरोना और खासकर ओमिक्रॉन की वजह से एयर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक क्रिसमस वीकेंड पर दुनिया में करीब 7,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। कई जगह कोविड की वजह से स्टाफ की कमी भी देखी जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री अगले महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं। गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी को होना है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नेपाल के पीएम भारत आएंगे। इस दौरे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। ब्रिटेन ने भारत के साथ अन्य देशों से आने वाले सामाजिक देखभाल कामगार, देखभाल सहायक और घरेलू सहायकों को वीजा नियमों में अब ढील दे दी है। श्रेणी में आने वाले कर्मचारी जल्द ही ब्रिटिश स्वास्थ्य और देखभाल वीजा के लिए 1 साल तक योग्य होंगे। भारतीय मूल के समाजसेवी डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को प्रतिष्ठित पुरस्कार साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को उनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टूटू का रविवार को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डेसमंड के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि टूटू विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे। मानवीय गरिमा और समानता पर उनका जोर हमेशा याद किया जाएगा।